अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस दो अल्फाज पर गौर करें तो आपको जो है क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी। अगर आपने इससे पहले के यूनिट मेरे देखे हुए हैं तो फिर आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले मैं आपको जो है मैनेजमेंट का मतलब समझाता हूँ कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में जब हम एक दूसरे को कोई काम हवाले करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई इस काम को आप खुद मैनेज कर लीजिए। ठीक है, इस सेंटेंस से आप इसका मतलब जो है निकाल सकते हैं कि इस काम को आप खुद मैनेज कर लीजिए। मतलब एक काम है उसको आपने जो है खुद मैनेज करना है। मैनेज करने से मुराद ये है कि आपको एक ज़िम्मेदारी दे दी गई है, तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के ज़रिए जो है आप जो है मुख्तलिफ़ मेथड्स को जो है देखते हैं कि कौन से मेथड को मैं जो है यूज़ कर सकता हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसी तरह से फिर उन स्टेप्स को आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, कि मैं 1 बाय 1 एक स्टेप्स को जो है अगर फॉलो करूँगा तो मैं अपने मकासद को आसानी से हासिल कर सकूँगा। और इसी तरह से जब आप उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस प्लानिंग पर जो है आप अमल करते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास एक आउटकम आता है। ठीक है, फिर उस आउटकम की आप क्या करते हैं, इवॉल्यूशन करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि मैंने जो प्लानिंग की थी किसी ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले, तो आया उस प्लानिंग के मुताबिक मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है या नहीं। तो इस पूरे अमल को जो कि हमने प्लानिंग से स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद जो है हमने क्या किया, हमने उसके लिए जो स्ट्रेटजीज़ है वो जो है फिक्स किए। स्ट्रेटजीज़ के बाद हमने क्या किया, उसके लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, मतलब स्टेप्स को ऑर्गेनाइज़ किए। उसके बाद फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन की उस पर, और आखिर में हमने आउटकम किया और आउटकम की इवॉल्यूशन की। ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल जो है ये असल में फाइनेंस से निकला हुआ है। फाइनेंस किसे कहते हैं? फाइनेंस असल में हमारे साथ आर्ट एंड साइंस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो वेल्थ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, सो फाइनेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग वेल्थ। मतलब फाइनेंस ये वो अमल है जिसके ज़रिए हम अपने जो वेल्थ है, अपने जो असासे है, उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको रेगुलेट करते रहते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट या किसी हॉस्पिटल सेटअप के जितने भी असासे होते हैं, ठीक है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल असासे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके डायरेक्शन जो है हम कंट्रोल करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब यहाँ पर डिफिनीशन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये असल में हमारे साथ एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, एक टूल है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मॉनेटरी रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो असासे होते हैं, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, तो इसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं और फिर उसी प्लानिंग के मुताबिक जो डायरेक्शन हम यूज़ करने के लिए देते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी तरह से चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है,
बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये एक मुकम्मल साइकिल पर मुश्तमिल होता है, मतलब स्पेसिफिक स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, फेजेस पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इन फेजेस को फॉलो करते हैं तो फिर हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग है वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। इसमें सबसे पहला जो स्टेप या जो स्टेज आती है वो हमारे साथ प्लानिंग और बजटिंग की आती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो कोई काम शुरू करने से पहले हम उस काम के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी चीज़ें दरकार होती है, जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस काम करने के दौरान, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं, उसको सबसे पहले उन नीड्स को हम पूरा करते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल में जो पहला स्टेप या स्टेज हमारे साथ होता है उसको हम प्लानिंग एंड बजटिंग कहता है, ठीक है। प्लानिंग एंड बजटिंग के ज़रिए हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर जितने भी हमारे नीड्स होते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तो वो हम क्या करते हैं, वो इसमें हम प्लान करते हैं, ठीक है। और हम जो है उस रिसोर्सेज या उस रिक्वायरमेंट की जो एलोकेशन है कि हम इन ज़रूरियात को या इन रिसोर्सेज को कहाँ पर कब क्यों यूज़ करेंगे, तो इसकी क्या करते हैं, इसकी हम वजाहत करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज आता है वो है रिसोर्स एलोकेशन। प्लानिंग एंड बजटिंग में जो है हमने किसी ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो है हमने एक मुकम्मल प्लानिंग की, ठीक है। अब उस प्लानिंग को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कौन से स्ट्रेटजीज़ हम अपनाएंगे इसको यूज़ करने के दौरान, तो ये सब कुछ हम किस में करते हैं, ये सब कुछ हम रिसोर्स एलोकेशन में करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा स्टेज आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल में वो है ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग एंड सेफगार्डिंग। ज़ाहिरी बात है हमने प्लानिंग बजटिंग कर ली, रिसोर्स की एलोकेशन कर दी कि हमने कहाँ पर कब क्यों यूज़ करना है। अब आती है बात इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हमने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग पर हम मुकम्मल तौर पर बाकायदगी से काम करना शुरू कर देते हैं, ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से काम करने के दौरान उस पर हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है, मतलब उसको मॉनिटर करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और इसके साथ साथ उस प्रोसेस की हम क्या करते हैं, सेफ गार्डिंग करते हैं, मतलब उसका ख्याल रखते हैं कि कहीं किसी स्टेप में जो है हमसे गलती ना हो जाए। तो ये सब कुछ जो है हम तीसरे स्टेज में करते हैं। और हमारे साथ जो लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज है वो है इवॉल्यूशन एंड रिपोर्टिंग। जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमने जो मॉनिटरिंग की होती है तो उस मॉनिटरिंग के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, इवॉल्यूशन करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की कि आया हमने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के मुताबिक हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके हैं या नहीं। तो इसकी इवॉल्यूशन करते हैं और इवॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आता है तो उसको फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो हायर मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल के, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा करने में, वो हमारे साथ 3 है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ आता है फाइनेंस। फाइनेंस किसे कहते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग वेल्थ इज कॉल्ड फाइनेंस। इसी तरह से जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारे साथ अकाउंट्स। अकाउंट्स किसे कहते हैं इसकी भी हम डिटेल के साथ आके बात करने वाले हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑडिट कहते हैं। ऑडिट से क्या मुराद है इसको भी हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे फाइनेंस की। फाइनेंस क्या है, फाइनेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग वेल्थ। स्टार्ट में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन की थी कि फाइनेंस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने जो असासे होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको मैनेज करते रहते हैं, उसको कंट्रोल करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसको आर्ट एंड साइंस इस वजह से कहा गया है कि इस फाइनेंस प्रोसेस को सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ साथ हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें
जो है लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से फ़ाइनेंस की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से की गई है कि फ़ाइनेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग वेल्थ। ये हमारे साथ एक फ़न है। आर्ट से मुराद ये एक स्किल होता है, ठीक है, और साइंस से मुराद ये है कि ये नॉलेज बेस्ड स्किल होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने जो असासे है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इट इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट एसेट टू बाय सेल एंड व्हेन बाय सेल दीज एसेट, ठीक है। फाइनेंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आर्ट और जो साइंस होती है, हमने वेल्थ को मैनेज करने के हवाले से जो फ़न सीखा होता है, जो स्किल हमने सीखे होते हैं और जो नॉलेज हमने सीखी होती है, तो उसी स्किल उसी नॉलेज के बेस पर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन करते हैं कि हमें क्या कौन से असासे जो है ख़रीदने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है ख़रीदनी चाहिए और कब जो है इसको बेचनी चाहिए, ठीक है, दूसरे लोगों पर, और इसी तरह से कब हमने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है और कब जो है इस इन्वेस्टमेंट से जो चीज़ें हमने बाय की है उसको सेल करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से हम जो डिसीजन लेते हैं, तो ये असल में फ़ाइनेंस के बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म आता है, कंपोनेंट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम अपने जो कारोबारी लेन देन होता है, तो अपने कारोबारी लेन देन की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसकी हम समराइजिंग करते हैं और उस पर हम सोच विचार करते हैं कि हमने जो कारोबारी लेन देन शुरू की है, ठीक है, आया वो सारा लेन देन जो है ठीक जा रहा है या नहीं। तो इसके हवाले से हम जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उस पर हम जो अपनी सोच विचार करते हैं और अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को अकाउंटिंग कहते हैं। और ये सब कुछ हम किस में करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन which involve analyzing, classifying, summarizing and interpreting business transactions is called accounting, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन से मुराद कारोबारी लेन देन, ठीक है। अपनी कारोबारी लेन देन की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन पर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस से मुराद ये है कि उस पर हम तज्जिया करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उस पैसों से हमें कितना मुनाफा हो रहा है या आया हम घाटे में जा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से उसकी समरी हम बनाते हैं और उस पर हम सोच विचार करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर तीसरे कंपोनेंट की हम बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की जो तीसरी कंपोनेंट है जिसे हम ऑडिट कहते हैं, तो ऑडिट जो है ये असल में हमारे साथ ऑफिशियल इंस्पेक्शन होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट्स की, ठीक है। मतलब एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का जो अकाउंट है, तो उस अकाउंट की हम जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन से मुराद उसकी ऑफिशियली जो जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं या उससे डेटा लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि जो ऑफिशियल अकाउंट है वो प्रॉपरली फंक्शनेबल है या नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ऑडिट कहते हैं, ठीक है। ऑडिट की डिफिनीशन क्या है, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के जितने अकाउंट्स हैं उसकी जब हम ऑफिशियली क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। अब बात करते हैं बजटिंग की। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको जो है एक बार सुनने से ही इसकी समझ आ जाएगी। बजटिंग किसे कहते हैं? बजटिंग को डिस्कस करने से पहले मैं इसके हवाले से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप जो है बाज़ार जाने वाले हैं, ठीक है। बाज़ार जाने से पहले आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम जो है आप अपने जेब को देखते हैं, अपने जेब में मौजूद पैसों को देखते हैं और फिर उस पैसों को आप चेक करते हैं कि आया ये पैसे जो है इतने हैं कि इससे मेरे बाज़ार जाने की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाए, या जिस मकसद के लिए मैं बाज़ार जा रहा हूँ वो मकासद जो है पूरे हो जाए। तो इसी तरह से जब हम मिसाल के तौर पर एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ।
इसके बाद फिर मैं आपको बजट की जो डिफिनीशन है और वो मतलब है वो मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है, या मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एज ए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी जो है वो 80,000 है, ठीक है। अब मैं जो है ये प्लान करता हूँ कि यार मैंने इस महीने जो है मैंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपीज़ जो है वो मैंने ख़र्च करनी है, और बाकी 50,000 रुपीज़ है उसको जो है मैंने सेव करना है, ठीक है। अब इस 30,000 रुपीज़ को जो है मैं किस तरह से ख़र्च करूँगा, कौन सी चीज़ों पर ख़र्च करूँगा, कब ख़र्च करूँगा, तो इसके लिए मैं जो प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, और जो 50,000 रुपीज़ सेविंग है उसके लिए जो मैं प्लानिंग करता हूँ कि मैं किस तरह से 50,000 रुपीज़ को सेव करूँगा, तो ये सारा जो प्लानिंग होता है, ठीक है, ये सारा फ्यूचर बेस्ड प्लानिंग होता है, क्योंकि मैंने आज के दिन ये प्लान किया कि मैं आने वाले 30 डेज़ में जो है इन पैसों को क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो ये मैंने फ्यूचर प्लानिंग की। तो बजटिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हमने जो अपने नीड्स है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या करना है, पूरी करने हैं, और अपने जो लिमिटेशन हमने रखी होती है तो उसके बेस पर जो है हम क्या करते हैं, बजटिंग करते हैं। Budgeting is the process of financial planning and controlling future operation by comparing actual results with planned expectation is called budgeting. तो बजटिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जो एक्चुअल सैलरी होती है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि मैंने जो है फ्यूचर में जो है अपनी जो एक्चुअल सैलरी है इसके बेस पर जो है मैंने इतने खर्चे करने हैं और इतनी मैंने सेविंग करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। The budget show how resources will be acquired and used over some specific time interval। और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बजट जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हमें ये भी पता चल जाता है कि फ्यूचर में हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें उस ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करें, अचीव कर सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम बजटिंग कहते हैं। अब हमारे साथ बजटिंग के जो कॉमन अप्रोचेस है, ठीक है, जब हम बजटिंग करते हैं या बजट को बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हम कॉमन अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। सबसे जो पहला अप्रोच है उसको हम टॉप टू डाउन अप्रोच कहते हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच से मुराद ये है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह होते हैं, जो हायर लेवल मैनेजर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बजट को तैयार कर देते हैं और तैयार करने के बाद वो फिर जो लो लेवल मैनेजर होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वो इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन करे, इस पर जो है वो अमल करना शुरू करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच ऑफ बजटिंग कहते हैं। द मैनेजमेंट prepare budget according to their objectives and pass it to manager for implementation। ठीक है, जो मैनेजमेंट होती है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह होते हैं वो अपने गोल्स के मुताबिक क्या करते हैं, अपने गोल्स के मुताबिक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और उस फ्यूचर प्लानिंग को फिर आगे जो है मैनेजर्स है, लोअर लेवल मैनेजर्स है, उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि वो इस पर काम करना शुरू करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टॉप टू डाउन अप्रोच ऑफ बजटिंग कहते हैं। इसी तरह से बॉटम टू अप अप्रोच ऑफ बजटिंग जो है इसमें जो है ये अपोजिट होता है टॉप टू डाउन के। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लो लेवल मैनेजर होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस के मुताबिक जो है वो क्या करते हैं, बजट को तैयार करते हैं और फिर इसको अप्रूव करने के लिए अपने जो सरबराहान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ऑफिस के, किसी इंस्टीट्यूट के, तो उन सरबराहान के सामने जो है अपनी जो बजट उन्होंने तैयार की होती है एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो उसको जो है पेश करते हैं ताकि वो उसको देखे और अगर उनकी नीड्स के मुताबिक हो, उनके डिज़ायर के मुताबिक हो, तो फिर वो सरबराहान जो है उस बजट को क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बजटिंग प्रोसेस है इसको बॉटम टू अप अप्रोच ऑफ बजटिंग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप टू डाउन अप्रोच में क्या होता है, अपर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि
हमने जो है कितना खर्च करना है, कितना जो है हमने लगाना है या इन्वेस्ट करना है। जबकि बॉटम टू अप अप्रोच में क्या होता है, बॉटम टू अप अप्रोच में हर डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, डेटा सप्लाई करता है और उस डेटा को फिर जो अपर मैनेजमेंट होती है उनके साथ जो है शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको देखे और फिर जो है उसके मुताबिक डिसीजन जो है वो दे, ठीक है। तो ये हमारे साथ दो इम्पोर्टेंट अप्रोचेस है जिसके ज़रिए बजटिंग जो है वो बनाई जाती है या की जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं बजट की। बजट जो है ये क्या होता है, बजट जो है ये असल में हमारे साथ एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है, जिसको जो है बाय रिटन जो है पेश किया जाता है और इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो अपनी रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी होती है कि हमारे साथ जो असासे मौजूद है, ठीक है, उसको हमने कैसे यूज़ करने हैं एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कहाँ पर यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं और इससे जो है हमें क्या फ़ायदा होगा या इससे हमें कितनी जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो इसके लिए हम जो रिटन प्लानिंग करते हैं या रिटन प्लान पेश करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बजट कहते हैं, ठीक है। अ रिटन फाइनेंशियल प्लान एम्ड एट कंट्रोलिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड बजट, ठीक है। ये हमारे साथ एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है जिसका बुनियादी मकसद अपने जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो असासे होते हैं उसको एलोकेट करना होता है। एलोकेट से मुराद ये है कि हमने इन असासों को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, इसको जो है ख़ास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको जो है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जो है इस बजट में जो है बातें बताई गई होती है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से मुराद अखराजात, ठीक है। द कॉस्ट और प्राइसेस ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, तो उन कामों पर जो खर्चे आते हैं, जो अखराजात आते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद ये है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना फ़ायदा हुआ, उसमें आपको कितना मुनाफा हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। सो इनकम और अमाउंट ओड फॉर परचेज सर्विसेज और बजट गुड्स, आपने जो सामान परचेज़ किए थे, जो सर्विसेज आपने परचेज़ किए थे, तो उन सर्विसेज से आपको कितनी अमाउंट, कितनी मिकदार में जो है आपको मुनाफा हुआ, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा बजट सरप्लस। बजट सरप्लस से क्या मुराद है, बजट सरप्लस से मुराद ये है कि आपने जो बजटिंग की थी तो उस बजटिंग में जो है आपको मुनाफा हो रहा है, उस बजटिंग से ज़्यादा जो है आपको मिल रहा है, ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बजट सरप्लस कहते हैं, ठीक है। अ पॉजिटिव बैलेंस इज कॉल्ड बजट सरप्लस। मतलब आपने एक प्लान की थी तो वो प्लान जो है बिल्कुल हूबहू हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो प्लान परफेक्टली जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है और आपको जो है रिजल्ट्स दे रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बजट सरप्लस कहते हैं। जबकि बजट डिफिसिट से मुराद ये है कि आपने जो प्लानिंग की थी तो आपकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हो रहा और आपके रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिसमें आपको जो है नुकसान हो रहा है, जिसमें जो है आप जो है एक मुनाफा होता है और दूसरा हमारे साथ क्या होता है, दूसरा हमारे साथ डिफिसिट होता है। तो उस बजट में जो है आपको डिफिसिट हो रही है, नुकसान हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बजट डिफिसिट कहते हैं। अ नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड बजट डिफिसिट, ठीक है। पर्पज़ ऑफ बजट। बजट जो है हम किस मकसद के लिए करते हैं, ये तो मैंने आपको स्टार्ट में डिटेल में ही बताया था कि बजट जो है हम किस मकसद के लिए करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको आसान अल्फाज में जो है वो आपको बताऊं बजट के पर्पज़ के बारे में, तो वो ये है कि हम बजटिंग जो है इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको जो है प्रॉपर तरीके से अचीव करें और उस ऑब्जेक्टिव्स को
स्टार्ट करने के लिए हमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जितनी भी चीज़ें जो है हमें दरकार होती है, तो उन चीज़ों के बारे में, उन नीड्स के बारे में हमें पता चल जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, बजट करते हैं, बजटिंग जो है ये करते हैं। ठीक है, बजट अलो मैनेजमेंट टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इन टू द फ्यूचर सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कोऑर्डिनेटेड एंड मेट। ठीक है, पहला मकसद बजट करने का बुनियादी जो मकसद होता है वो यही होता है कि जब हम बजटिंग करते हैं, ठीक है, तो बजटिंग के ज़रिए हम अपने जो एक्टिविटीज़ होते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसको जो है फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है आने वाले दिनों में क्या करना है, पूरा करना है। तो बजट करने का जो पहला मकसद है वो ये है कि इसके ज़रिए हम अपने जो काम है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम फ्यूचर में जो है वो फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और इसी तरह से फिर मिलजुल कर इन ऑब्जेक्टिव्स पर काम किया जाता है और उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बजट हेल्प to ensure that the resources necessary to achieve these objectives are available at appropriate time। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि बजट करने से हमें इस बात का भी पता चल जाता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव या अपने जो गोल सेट किए अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी भी रिसोर्सेज दरकार है, तो वो रिसोर्सेज जो है हमें एक स्पेसिफिक टाइम तक अवेलेबल होगी। तो इसका भी हमें जो है बजट से पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से लास्टली अ बजट हेल्प मैनेज कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। बजट के ज़रिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्ट एस्टीमेट की। डायरेक्ट कोस्ट एस्टीमेट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट कोस्ट एस्टीमेट से क्या मुराद है। डायरेक्ट कोस्ट एस्टीमेट से मुराद ये है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं या जो गोल हमने सेट किए हैं, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जितनी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जितने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों पर कितना कॉस्ट आएगा, कितना ख़र्चा आएगा, हमारा कितने अखराजात जो है इन सब चीज़ों पर आएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट कोस्ट एस्टीमेट कहते हैं। तो इसका जो हम अंदाज़ा लगाते हैं तो इसको हम डायरेक्ट कोस्ट एस्टीमेट कहते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल एसेट से मुराद ये है कि लेबर कितने होंगे, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कोस्ट मतलब जो काम करेंगे, ठीक है, या उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा या जो ऑपरेटिंग मतलब उस पर जब फंक्शन किया जाएगा, काम किया जाएगा, तो उस पर जो है कितना ख़र्चा आएगा। इसी तरह से उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर है उस मटेरियल का ख़र्चा कितना होगा। इसी तरह से जितने भी मज़दूर काम करेंगे तो उन मज़दूरों को ज़ाहिरी बात है उनकी मज़दूरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उस पर ख़र्चा कितना आएगा। इसी तरह से स्क्रिप्ट एंड रिवर्क प्रोडक्ट्स हो गए। इसी तरह से डायरेक्ट सुपरविज़न ऑफ पर्सनल और उन कामों पर सुपरविज़न करना, उनको मॉनिटर करना और मॉनिटर करने वाले को भी ज़ाहिरी बात है उनको जो है उनका मुआवजा दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर जो खर्च आता है, ठीक है, जो इस पर कॉस्ट आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट से मुराद ये है कि अब एक ऑब्जेक्टिव हमने पूरा कर लिया। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग जो है, एक स्ट्रक्चर जो है हमने मुकम्मल कर लिया है। अब उस बिल्डिंग में हमने लाइट्स लगाने हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग में हमने एडवांस मशीन्स जो है वो लगाने हैं, उस बिल्डिंग में जो है हमने जो है वाटर कूलर लगाने हैं, उस बिल्डिंग में जो है हमने स्टाफ को हायर करना है, उस बिल्डिंग के लिए हमने जो है कोऑर्डिनेटर को हायर करना है, उस बिल्डिंग के लिए हमने जो है क्वालिटी एश्योरेंस देखनी है, उसकी जो मार्केटिंग और पब्लिसिटी है वो करनी है। तो इन सब चीज़ों पर जो ख़र्चा आता है तो उसका तखमीना जब हम लगाते हैं, उसका जब हम एस्टीमेट लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट कहता है। ठीक है, जैसे कि यूटिलिटीज़, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड नेटवर्क वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम सेट करते हैं तो इस पर कितना खर्चा आएगा। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो परचेजिंग करते हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए हम जो करते हैं, टैक्सेस वगैरह हो गए, लीगल फंक्शनिंग वगैरह पर ख़र्चा कितना आएगा। इसी तरह से वारंटी गारंटी हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस
इसी तरह से अकाउंटिंग फंक्शन एंड मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी, इन सब चीज़ों पर जो खर्चे आते हैं तो उसका जो अब हम एस्टिमेट लगाते हैं तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है। अप्रोचेस टू बजटिंग, अब हम बजटिंग जो है किस तरह से कर सकते हैं, तो बजटिंग के हमारे साथ मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बजटिंग को जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ फिस्कल ईयर बजट है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ इंक्रीमेंटल लाइन बाय लाइन बजट है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ ज़ीरो बेस बजट कहलाती है। चौथे नंबर पर फिक्स बजट, इसी तरह से वेरिएबल बजट हो गई, इसी तरह से पर्सनल बजट है और कैश बजट है। ठीक है। तो इसको अब हम वन बाय वन जो है आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिस्कल ईयर बजट अप्रोच से। फिस्कल ईयर बजट जो है ये हमारे साथ क्या है, एक मेथड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अ फिस्कल ईयर इज़ अ पीरियड यूज बाय गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग और बजट पर्पज़ विच वेरीज बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है। जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ तरीके से इस फिस्कल ईयर बजट को, इस मेथड को फॉलो किया जाता है। फिस्कल ईयर बजट ये क्या है, ये असल में हमारे साथ एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है और उनके जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, तो उसको एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, उसकी हम वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 1 ईयर में इनके जो इनकम है वो कितनी होगी। ठीक है। कितनी इनकम ये जनरेट करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ 1 साल के अंदर कितने अखराजात जो है ये करेगी या कितना जो है ये ख़र्च करेगी। तो इसके हवाले से जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम फिस्कल ईयर बजट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से फिस्कल ईयर बजट जो होता है ये हमें ये भी बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में कितनी इनकम को रिसीव करेगी, और इसी तरह से जो इनकम इन्होंने रिसीव की है तो उसमें से एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो है वो उसमें से कितना जो है वो खर्च करेगी। ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हमें फिस्कल ईयर बजट के ज़रिए पता चलती है। अब फिस्कल ईयर बजट जो है ये 1 to 2 मंथ के लिए भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर ईयरली या एनुअल बजट की हम बात करें तो इसकी स्टार्ट जो है जुलाई के 1 से इसकी स्टार्ट होती है प्लानिंग करना, और जून 30 या 30 जून पर जो है इसका क्या होता है, एंड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल बजट की। इंक्रीमेंटल बजटिंग किसे कहते हैं? जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो अमल है जिसमें हम अपने पिछले साल की जो बजट होती है तो उस बजट को लेकर उसमें तब्दीली करते हैं और अपनी मौजूदा साल के लिए एक नया बजट क्या करते हैं, बना लेते हैं या बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल बजट कहते हैं। इस तरह की जो बजट प्लानिंग, इस तरह की बजट प्लानिंग का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि अगर हमें थोड़ी सी अपनी सालाना बजट में तब्दीली की ज़रूरत हो या उसको मज़ीद बेहतर बनाना हो तो तब हम इस तरह से करते हैं, और इससे हमारी प्लानिंग भी बहुत कामयाब होती है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो बजटिंग करते हैं या इस तरीके से हम जो बजटिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल बजट कहते हैं। एन इंक्रीमेंटल बजट इज़ अ बजट दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द करंट पीरियड बजट एंड यूजिंग इट एज अ बेस एंड देन एडजस्टिंग इट बाय इंक्रीमेंटल अमाउंट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब बात करते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग की। ज़ीरो बेस बजटिंग किसे कहते हैं? ज़ीरो बेस बजटिंग से मुराद ये है कि इंक्रीमेंटल बजट में एक बात ये भी आपको बतानी थी कि इंक्रीमेंटल बजट में हम क्या करते हैं, उसमें जब हम बजटिंग करते हैं तो बजट करने के लिए या बजटिंग प्रोसेस को करने के लिए हम अपने जो पास्ट बजटिंग हमने की होती है तो उससे हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं या उसी को फॉलो करते हुए उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके अपने लिए क्या करते हैं, नए बजट को बनाते हैं। जबकि जो ज़ीरो बेस बजट है ये हमारे साथ बजटिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
हम पास बजटिंग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो डेटा होती है उसको हम यूज़ नहीं करते, बल्कि इसमें हम जो बजटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश बजटिंग होती है। ठीक है, इसमें हम किसी किस्म के पास डेटा को नहीं लेते, बल्कि हम जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल स्टार्ट से, मिसाल के तौर पर आपने जो है एक इंस्टीट्यूट को जो है उसको ओपन किया है। ठीक है, नया इंस्टीट्यूट आपने बनाया है, तो अब आपको पता नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट को चलाना मैंने कैसे है। तो इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की उसी टाइम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसी ज़रूरत के बेस पर आप क्या करते हैं, अपने जो नीड्स है उसको पूरा करते हैं और उसके बेस पर जो है आप क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं और जो सेविंग है वो करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको ज़ीरो बेस बजटिंग कहते हैं। ज़ीरो बेस बजटिंग is a method of budgeting in which all expenses must be justified for each new period. The processes of zero-based budgeting start from a zero base, and every function within an organization is analyzed for its needs and cost. The budget are then built around what is needed for the upcoming period, regardless of whether each budget is higher or lower than the previous one. वही बात है कि ज़ीरो बेस बजटिंग जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से ही क्या करते हैं, बजटिंग करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक इंस्टीट्यूट जो है वो कॉल लिया है, ठीक है, अब उस इंस्टीट्यूट में मुझे उस टाइम जो है स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं स्टाफ के लिए क्या करता हूँ, स्टाफ के लिए मैं जो है क्या करूँगा, इश्तिहारात जो है वो शाया करूँगा, लोगों को जो है इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है, और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है, अपनी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत के मुताबिक मैं क्या करूँगा, उनको हायर करूँगा और हायर करने के बाद उनके लिए एक स्पेसिफ़िक पे जो है वो क्या करूँगा, फ़िक्स करूँगा। अब मेरी ये ज़रूरत पूरी हो गई, अब जो दूसरी ज़रूरत है वो मुझे एडमिन की है, ठीक है, ज़ाहिरी बात है मेरे इंस्टीट्यूट को जो है एडमिन की भी ज़रूरत है, जो कि ऑफ़िस के जो काम है उसको क्या करे, संभाले, ठीक है, जितने भी ऑफिशियल वर्क है उसको क्या करे, संभाले। तो अब मुझे एडमिन की भी उसी टाइम ज़रूरत पड़ गई है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ और बजट जो है सेट करता हूँ। फिर इसके बाद जो है मुझे उस इंस्टीट्यूट में जो क्लासरूम है उसके लिए मुझे जो है सीट्स वगैरह, चेयर्स वगैरह उसकी ज़रूरत है, वाइट बोर्ड्स की ज़रूरत है। तो जितनी भी टाइम के साथ साथ मुझे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके बेस पर मैं क्या करता हूँ, ख़र्च करता हूँ और अपनी जो प्लानिंग है उसको मैं करता हूँ। तो इस वजह से इसको कहते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग, जिसमें हमने कोई पास डेटा को नहीं लिया होता, बल्कि जितनी भी चीज़ें हम मतलब गेन करते हैं या अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं तो वो उसी करंट टाइम जो हमारे नीड होते हैं उसके बेस पर होते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको ज़ीरो बेस बजटिंग कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है फिक्स बजटिंग या स्टैटिक बजटिंग। फिक्स बजटिंग या स्टैटिक बजटिंग से मुराद ये है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये फिक्स होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक से मुराद जो कि चेंज नहीं होता, जो कि मूव नहीं करता, जो कि एक ही शेप में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। तो फिक्स बजटिंग से मुराद ये है कि आपने पिछले साल की जो बजटिंग की थी तो उसी बजट को जो है, उसी बजट प्लानिंग को जो है आप उठाकर अपनी जो 2023 ईयर है, ठीक है, 2023 है, तो इस ईयर के लिए आप उसी पुराने बजट प्लान को क्या करते हैं, उठाते हैं और बिल्कुल उसी तरह से जो है आप जो है इसको फॉलो करते हैं और इसमें आप किसी किस्म की मॉडिफिकेशन, तब्दीली नहीं लाते, कोई चेंजेस नहीं लाते। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिक्स बजटिंग या स्टैटिक बजटिंग कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि फिक्स बजट आर बजट्स दैट आर ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड डू नॉट अलो एनी रूम फॉर एनी चेंजेस और वेरिएशन इन एक्टिविटीज़ एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय दोज बजट। ठीक है,
वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि ये हमारे साथ एक ऐसा बजट होता है जिसमें हम ख़ास क्राइटेरिया के बेस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। और इस बजट में हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया हुआ होता है तो वही एक्टिविटीज़ होती है और इसमें हम किसी किस्म के चेंजेस नहीं लाते, ठीक है, किसी किस्म की तब्दीलियाँ हम नहीं लाते। चाहे मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो उसके ऑफिस के जो आवर्स है वो 6 आवर है और वो 6 आवर के बजाय जो है वो 8 आवर्स जो है वो ऑफिस को दे रहा है, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आवर्स की जो है इसको किसी किस्म की पेमेंट नहीं होती, इसको जो है किसी किस्म की इजाफी पेमेंट नहीं दी जाती, तो इसको आप जो है फिक्स सैलरी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हॉस्पिटल सिस्टम होते हैं तो हॉस्पिटल सिस्टम में कुछ स्टाफ को जो है उनको जो है फिक्स पेमेंट पर रखा गया होता है, जिनको जो है ख़ास फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती है। और दूसरे लोग जो कि परमानेंट होते हैं उस हॉस्पिटल में तो उनकी सैलरी जो है वो ईयरली जो है उसमें इजाफा होता रहता है। तो अब जो फिक्स पेमेंट वाले जो स्टाफ है, ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप फिक्स बजटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर बिजनेसेस दिस मीन्स दैट अ फिक्स बजट इज ड्राफ्टेड फॉर अ कैलेंडर और ऑपरेशनल ईयर एंड इट इज नॉट अमेंडेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग दैट ईयर इवन इफ देयर आर चेंजेस इन लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। फिर हमारे साथ जो अगला बजटिंग प्रोसेस है वो है वेरिएबल बजटिंग या फ्लेक्सिबल बजटिंग। वेरिएबल जैसे कि इससे के नाम से ज़ाहिर हो रहा है, वेरिएबल से मुराद जिसमें तब्दीली हो सकती हो। सो अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ अ बजट दैट एडजस्ट और फ्लेक्सिस फॉर चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। एक ऐसा बजट, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें जो है आप तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज़ के बुनियाद पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल बजटिंग या फ्लेक्सिबल बजटिंग, ठीक है। The flexible budget is more sophisticated and useful than static budget which remains at one amount regardless of the volume of activity, ठीक है। वही बात है कि जो flexible budget है ये जो static budget है उसके बनिस्बत ज़्यादा sophisticated होता है, ज़्यादा acceptable होता है, effective होता है, ठीक है। क्योंकि जो static budget होता है तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी करता है तो उस एक्स्ट्रा काम की उनको किसी किस्म का मुआवजा जो है वो नहीं मिलता। इसके बाद हमारे साथ जो अगला जो मेथड है वो है कैश बजट। कैश बजट आर प्लान टू मेक एडिक्वेट ऑन अवेलेबल फंड्स अवेलेबल एज नीडेड एंड टू यूज एनी एक्स्ट्रा फंड्स। दिस इज नेसेसरी बिकॉज इनकम डज नॉट ऑलवेज मैच विद एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैश बजटिंग से मुराद ये है कि आपने जो प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग के मुताबिक आपके पास जो है उतनी अमाउंट ऑफ मनी जो है या रिसोर्सेज जो है वो मौजूद होते हैं और आपके पास उसी टाइम के लिए जो है मौजूद होते हैं जब उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैश बजटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पर्सनल बजट की मैं बात करूं तो पर्सनल बजट जो है ये हमारे साथ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग वंस इनकम एंड एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू अचीव फाइनेंशियल गोल। किसी एक बंदे की जो इनकम होती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मैनेज करते हुए उसके बेस पर हम अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल बजट कहते हैं। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर इज़ पर्सनल बजट, ठीक है, जो कि हमारे साथ पर्सनल बजट है एक्सपेंडिचर बिकॉज हेल्थ केयर इज़ लेबर इंटेंसिव। द पर्सनल बजट इंक्लूड एक्चुअल वर्क टाइम, ठीक है, मतलब आप कितने घंटे काम करते हैं, इसी तरह से टाइम द ऑर्गेनाइजेशन पेज और कितने टाइम की आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेमेंट करती है, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव टाइम इंक्लूड, नॉन प्रोडक्टिव टाइम में हमारे साथ कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स आ गए, न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, सिक एंड हॉलीडे टाइम एंड एजुकेशन टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाती है। Types of budget. There are 3 types of expenditures that the unit manager is directly involved. हमारे साथ बजट के जो है 3 अकसाम है, जिसमें एक हमारे साथ ऑपरेटिंग बजट है, दूसरा हमारे साथ कैपिटल बजटिंग है और तीसरा हमारे साथ स्ट्रेटेजिक बजटिंग है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग बजटिंग किसे कहते हैं या ऑपरेटिंग बजट से क्या मुराद है? ऑपरेटिंग बजट से मुराद ये है कि इट इंक्लूड सच डेली एक्सपेंसेस एज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड
मेंटेनेंस एंड मेडिकल और सर्जिकल सप्लाईज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट से मुराद ये है कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप के जो अखराजात होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स है वो क्या करते हैं, वो देते हैं। इसी तरह से जो रिपेयरिंग काम होते हैं, घर में आपके रिपेयरिंग काम है उस पर जो खर्चा आता है, जो मेंटेनेंस है उस पर खर्चा आता है, या जो मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज होती है जैसे सिरेंजेस हो गए, कैथेटर्स वगैरह हो गए, उस पर आपका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में खर्चे आते हैं, उस पर आपका जो खर्च आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं इसको कहते हैं ऑपरेटिंग बजट। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है क्या कहते हैं, रेनोवेशन का काम करते हैं, ठीक है। रेनोवेशन से मुराद ये है कि आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट जो है उसको दोबारा से क्या करते हैं, उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं, उसमें आप कलरिंग करते हैं, ठीक है, उसको आप पेंट देते हैं। इसी तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो है आप क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो इस पर आपका जो ख़र्चा आता है तो इसको कहते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा बजट होता है जो कि ऑपरेटिंग बजट के अपोजिट होता है। ऑपरेटिंग बजट में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे खर्चे होते हैं उसको हम मैनेज करते हैं, जबकि कैपिटल बजट में जो ज़्यादा टाइम बाद जो है हमें कुछ खर्च करना होता है या पैसे खर्च करने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट की जो है हमने क्या करनी है, रिपेयरिंग करनी है। तो ज़ाहिरी बात है रिपेयरिंग जो है हम हर टाइम तो नहीं करते या डेली तो नहीं करते, बल्कि एक टाइम जो है हम कर लेते हैं और वो जो है कुछ अरसे के लिए फिर उसी तरह से सेम होता है, फंक्शनेबल होता है, ठीक है। तो इस पर हमारा जो खर्चा आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजट कहते हैं। कैपिटल बजट्स प्लान फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग्स और मेजर इक्विपमेंट्स विच इज़ नॉट यूज इन डेली ऑपरेशन एंड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ऑपरेटिंग सप्लाईज, ठीक है। वही बात है कि अगर किसी बिल्डिंग की रिनोवेशन आपने करनी है या किसी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए आपने मेडिकल जो डिवाइसेस है, ठीक है, या मेडिकल जो मशीन है वो आपने परचेज़ करनी है, तो उस पर जो ख़र्चा आता है तो उसके लिए आप जो बजटिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजट इंक्लूड रिनोवेशन ऑफ मेजर विंग्स इन द हॉस्पिटल, परचेजिंग इक्विपमेंट लाइक एडवांस हॉस्पिटल बेड्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, डायलिसिस मशीन हो गए, MRI CT स्कैन मशीन वगैरह। इन सब चीज़ों को आप हॉस्पिटल के लिए लेते हैं तो इसके लिए आप जो बजट बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैपिटल बजट कहते हैं। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक बजट किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बजट मीन लॉन्ग रेंज बजट्स आर ओपनली कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान। Program budget are part of strategic plan that focuses on all the benefits and cost associated with a particular program। मतलब आप जो है एक प्रोग्राम जो है वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि 3 से लेकर 5 साल के अरसे पर मुहित होता है। तो उसके लिए आप जो ओवरऑल बेनिफिट और जो कॉस्ट वगैरह जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्लान करते हैं, ठीक है, कि इन 3 से लेकर 5 साल के अंदर हमें कितनी इनकम आएगी और कितना जो है हम खर्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बजटिंग कहते हैं, ठीक है। बजटिंग अथॉरिटी में हमारे साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है और इसी तरह से फाइनेंस डायरेक्टर आते हैं जो कि बजट को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ बजट के 3 इम्पोर्टेंट स्टेजेस है, जिसमें पहला जो स्टेज होता है वो फार्मूलेशन स्टेज होता है, दूसरा स्टेज रिव्यू एंड इनएक्टमेंट स्टेज होता है और तीसरा स्टेज जो है उसको हम एग्जीक्यूशन स्टेज कहते हैं, ठीक है। फार्मूलेशन स्टेज को आप प्रिपरेशन या प्रपोजल स्टेज भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली सेट नंबर ऑफ मंथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ फिस्कल ईयर फॉर द बजट के लिए जो फिस्कल ईयर होता है उसको स्टार्ट करने से पहले हम मंथ्स की जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं कि ये बजट जो है ये कितने अरसे पर मुहित होगा या कितने टाइम पीरियड के लिए हमने इस बजट को बनाना है। तो इस टाइम पीरियड को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डेवलप ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट प्लान।
फिर हम उस जो बजट हम कर रहे हैं, तो जिस मकसद के लिए बजट हम कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से ऑल फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल एंड स्टेटिस्टिकल डेटा को जो है हम क्या करते हैं, जमा करते हैं और उसको जो है कॉस्ट सेंटर मैनेजर के साथ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाई है उस ऑब्जेक्टिव पर हमारा इस ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो कॉस्ट आएगा, जो एक्सपेंसेस आएंगे, उसके हवाले से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और जो इनकम हमें मिलेगा इससे, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और आखिर में फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा स्टेज है वो है रिव्यू एंड इनएक्टमेंट स्टेज। रिव्यू एंड इनएक्टमेंट स्टेज में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर यूनिट बजट। जो यूनिट बजट है उसको हम तैयार करते हैं, फिर उस यूनिट बजट को जो है अपने जो हायर मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के, उनको पेश करते हैं ताकि वो उसको देखे और अगर अप्रूव करने के काबिल हो तो उसको अप्रूव करें। फिर इसी तरह से उस बजट को हम रिवाइज करते हैं और उसको जो है ऑर्गेनाइजेशनल बजट्स के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसको कॉस्ट सेंटर मैनेजर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आखिरी जो स्टेज है उसको हम एग्जीक्यूशन स्टेज या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एंड इवैल्यूएट डायरेक्शन देते हैं और इवैल्यूएट एक्सपेंसेस एंड रिसेप्शन, ठीक है। जितने भी खर्चे होते हैं और रिसेप्शन होते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं और बजट को रिवाइज करते हैं कि आया वो हमारे प्लानिंग के मुताबिक हो रही है या नहीं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट स्टेजेस है किसी भी किस्म के बजट को तैयार करने के लिए, ठीक है। आइटम्स टू बी बजट, अब वो कौन सी चीज़ें होती है जिसको हम अपनी बजटिंग में क्या करते हैं, शामिल करते हैं और उसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, बजटिंग करते हैं। तो सबसे पहले सैलरीज फॉर प्रोफेशनल, क्लरिकल एंड डोमेस्टिक स्टाफ एंड ड्राइवर्स, ठीक है। जितने भी हमारे साथ प्रोफेशनल है, क्लरिकल है, ठीक है, डोमेस्टिक स्टाफ एंड ड्राइवर्स हैं, उनके लिए जो सैलरीज है वो मुख्तस करते हैं अपने बजट में। इसके साथ साथ जो इंटर्नशिप या जो हाउस जॉब पर स्टूडेंट्स आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए हम स्टेपन जो है उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी न्यू इक्विपमेंट और रिपेयरिंग सामान है उसको हम क्या करते हैं, बजट में जो है वो निकालते हैं। इसके साथ लेनन और अदर हाउस होल्ड सप्लाइज हो गए, उसको हम इंक्लूड करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इसका ख़र्चा जो है हम बजट में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड परचेजिंग बुक, फर्नीचर एंड अदर आइटम्स ऑफ लाइब्रेरी, इसको हम बजट में शामिल करते हैं। ऑफिस सप्लाइज इंक्लूडिंग स्टेशनरी एंड पोस्टेज, इसके साथ साथ कंटिजेंसी फंड्स हो गए। इसके अलावा द लाइब्रेरी परचेज ऑफ बुक, जर्नल एंड डेली न्यूज़पेपर, इसका ख़र्चा हम अपने बजट में शामिल करते हैं। इसके अलावा इंसिडेंटल टीचिंग इक्विपमेंट्स हो गए, जिस तरह से चार्ट, फिल्म, ट्रांसपेरेंसीज, पेन, चॉक एक्सेट्रा हो गए। ऑफिस सप्लाई में स्टेशनरी आइटम्स, एक्सटर्नल लेक्चर्स फॉर पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड कंटिजेंसी, ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी बजट में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और इसके लिए हम जो है बजटिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इस यूनिट के पार्ट 2 में हम मज़ीद इसको आगे डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।